जायजन में यहाँ के बेटे हैं, कितना खुशी होती है। तो मैं सबसे पहले आप सबका और मेरे जोधपुर परिवार के सब सदस्यों का हृदय पूर्वक आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक परिवार भाव से स्नेह मुझे हमेशा दिया है, और इस बार मेरे व्यक्तिगत जीवन के विषय, मेरे जन्मदिन को जिस तरह से पूरे जोधपुर के परिवार के सब सदस्यों ने जिस तरह से मुझे शुभकामनाएं और स्नेह से परिपूरित आशीर्वाद देकर के एक प्रसन्नता के माहौल में बदला है, मैं हृदय पूर्वक सब परिवार के सदस्यों का आभार ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए, व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय जो होती है वो होता है जन विश्वास, लोगों का स्नेह। और मैं तो सिर्फ इतना ही आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सब आपके दर्शकों को, परिवार के सब सदस्यों को आभार ज्ञापित करते हुए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इन सारे जोधपुर वासियों के, परिवार के सब सदस्यों के मन में मेरे प्रति एक विश्वास का बीज प्रतिस्थापित किया है। पिछले 15 साल से लगातार जिस तरह से मुझे जोधपुर के लोगों ने स्नेह दिया है और उत्तरोत्तर उनके स्नेह में जिस तरह की अभिवृद्धि हो रही है, निश्चित मैं बहुत उसको हृदय से उससे अभिभूत भी हूँ, अत्यंत प्रसन्न भी हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लिए जन्म का दिन जो है वो उसके लिए आत्मावलोकन का दिन होता है कि उसने पिछले वर्षों में क्या हासिल किया है। मेरे लिए भी आत्मावलोकन का दिन था और आगे के लिए प्रेरणा का दिन है कि हम किस तरह से जो कुछ भी दायित्व हमें दिया गया है जनता के द्वारा, पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उस दायित्व को निभाने में हम कितने सफल हुए हैं और आने वाले समय में हमें और क्या सुधार अपने आप में व्यक्तिगत रूप से करने की आवश्यकता है। और उस आत्मावलोकन के इस अवसर पर भी जिस तरह से सबके स्नेह से मुझे एक नई दृष्टि मिली है, मैं उसके लिए भी सबका आभार ज्ञापित। लेकिन जन्मदिन के एक दिन पहले आपने पूरे देश को एक बड़ा संदेश दिया, अनुशासन। और देखिए, माँ भारती के चरणों में आपने जो डाक टिकट और जो संस्कृति का सिक्का जो जारी हुआ, अपने आप बहुत अभिभूत है, बहुत अलग है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस पाठशाला के हम सब विद्यार्थी हैं, परम पूजनीय आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर जी ने जब संघ की स्थापना की थी, उंगलियों पर गिने जा सकने वाले कुल व्यक्तियों ने एक संकल्प लिया और वो संकल्प था देश की वर्तमान परिस्थिति, क्योंकि 1925 में जब अंग्रेजों की सत्ता देश पर थी, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब देश को आज़ाद करा करके माँ भारती के उस क्रंदन करुण पुकार को सुनकर के भारत एक सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्र पुनः बने, इस संकल्प को लेकर के जो कुछ लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया था, संकल्प की शक्ति, लक्ष्य की पवित्रता और सुनमार्ग की सुनिश्चितता, इन तीनों के चलते हुए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन ऐसा बना है। संघ की दृष्टि व्यष्टि के निर्माण से समष्टि का निर्माण, व्यक्ति के निर्माण से योग्य व्यक्तियों के निर्माण से परिवार का निर्माण, योग्य परिवार के निर्माण से सार्थक समाज का निर्माण और सार्थक सुसंस्कृत समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण, और राष्ट्र का निर्माण भी विश्व के कल्याण के लिए। इस मार्ग पर चलने के लिए जो पाठशाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनाई, आज अगर देश में, दुनिया में दृष्टि घुमा करके देखा जाए तो निश्चित रूप से विश्वास होगा कि देश के हित में सोचने वाले, देश के कल्याण के लिए काम करने वाले करोड़ों लोग जो एक ही विषय पर संवेद स्वर से बोलते भी हैं,
एक ही विषय पर संवेद स्वर से एक ही तरह की प्रतिक्रिया भी देते हैं और एक ही विषय पर संवेद स्वर से जो विचार भी करते हैं। ऐसे लोगों को जो है पूरे देश भर में फौज उनकी खड़ी की है। मुझे स्मरण आता है जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था और छात्र नेताओं के, देश भर के छात्र नेताओं का सम्मेलन जो दिल्ली के विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने आयोजित किया था, उस समय अवधेश शर्मा जी मेरे मित्र जो हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुआ करते थे। आदरणीय मोनिका जी उस समय जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी आए थे और चंद्रशेखर जी ने अपने भाषण में एक पंक्ति कही थी। मैं मानता हूं कि वो पंक्ति सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जो मुझे आज भी मेरे कानों में गूंजता है। उन्होंने कहा था कि भारत का अब भविष्य में अहित नहीं हो पाएगा, न कभी भारत का विभाजन हो पाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हालांकि चंद्रशेखर जी संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक देश भर में एक ही तरह से सोचने वाले ऐसे करोड़ों लोगों की जो फौज खड़ी कर दी है, वो अब कभी देश का अहित नहीं होने देगी। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए और शताब्दी महोत्सव के प्रारंभ के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की सरकार ने इस स्मरणोत्सव पर एक सिक्का, विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया, जिस विशेष सिक्के में मां भारती के चित्र की प्रतिकृति उकेरी गई और जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि भारत में पहली बार भारत के सिक्के पर भारती का चित्र उकेरा गया है और उसके साथ साथ में मां भारती का वंदन करते हुए स्वयंसेवकों को दिखाया गया। 1962 के चीन के युद्ध के बाद में 1963 की जनवरी में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पे भी नेहरू जी के शासनकाल में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक अवसर प्रदान किया गया था। वर्तमान के कार्य कर्तव्य पथ, उस पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया था। डाक टिकट पर उस परेड के जो है छाया चित्र को उस पर उकेरा गया है। मैं ये मानता हूं कि ये 100 साल के बाद में ये अवसर भी हम सब स्वयंसेवकों के लिए एक आत्मावलोकन का, एक नई दृष्टि का अवसर है कि संघ के जो जिस लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था, निश्चित रूप से हम कई कदम चल करके उसके नजदीक पहुंचे हैं, लेकिन अब हम गति और बढ़ा करके उस लक्ष्य को प्राप्ति की दिशा में और तेजी से काम करें। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी पवित्र संकल्प के साथ में हम सबने आगे की यात्रा प्रारंभ की। अगर केरला, तमिलनाडु सहित कुछ प्रांतों में उसे बंद कर देगा, क्या रास्ता में बंद नहीं? निश्चित रूप से अगर कोई भी दवा, देखिए भारत में और पूरी दुनिया में दवाओं के स्टैंडर्डाइजेशन का एक निश्चित प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक निश्चित व्यवस्था बनी है। किसी भी दवा को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलाउ करने से पहले उसको एक कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता है। उसके लाइसेंसिंग की, उसके हर बैच के आइडेंटिफिकेशन की, टेस्टिंग की एक कठोर व्यवस्था है और मैं मानता हूं कि भारत में भी वैश्विक स्टैंडर्ड जो हैं उनसे ज़्यादा कठोर स्टैंडर्ड उसके लिए भारत में अपनाया गया है। लेकिन फिर भी किसी तकनीकी के कारण से, कोई केमिकल रिएक्शन के कारण से या किसी और भी अन्य कारण से अगर इस तरह का इंसिडेंस संज्ञान में आता है, निश्चित रूप से जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए और उस दिशा में आगे जो भी नियमानुसार क्योंकि उस नियम में सब तरह के प्रावधान है, आगे का निर्णय उसके अनुरूप करना चाहिए। सर, मोदी जी ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर बिहार की शिक्षण प्रणाली को बर्बाद कर दिया है। इसमें मुझे लगता है कि कहीं किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि वो बिहार जो कभी विश्व के गुरु का दर्जा प्राप्त था, वो बिहार जो विश्व के अध्ययन का, अध्यापन का केंद्र हुआ करता था। और बहुत पुरानी बात न करें, अगर पिछले 30, 40, 50 साल पुरानी, 60, 70 साल पुरानी बात करें, बिहार के विश्वविद्यालय देश के प्रमुखतम विश्वविद्यालयों में, शीर्ष विश्वविद्यालयों में गिने जाते थे। आज हम सबके सामने बिहार के हालात क्या हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से एनडीए की सरकार आने के बाद कुछ व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, अन्यथा बिहार का, जो बिहार कभी ज्ञान की धरती थी, जो बिहार भगवान बुद्ध की धरती थी, जो बिहार भगवान महावीर स्वामी की धरती थी, वो बिहार का स्मरण आते ही गोली, बंदूक, माफिया, अपराधी
और इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आती थी। कुछ सुधार हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़े सुधार के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से बिहार के लोग इस विषय को संज्ञान में रखते हुए आने वाले चुनाव में तदनुरूप निर्णय करेंगे। क्या राहुल जी जननायक की उपाधि चुराने का प्रयास करें जिस तरीके से डिप्टी सीएम बिहार में रहा है? देखिए, इस तरह की उपाधियां किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप के प्रयास से हासिल नहीं होती। ये जनता के स्नेह से मिलती है। ये कागज में किसी के लिए लिखा जाए या भाषण में किसी के लिए बोला जाए, उससे कोई व्यक्ति जननायक नहीं हो सकता। जननायक तो जनता बनाती है, जनता अपना नेता चुनती है, जनता अपने स्नेह से चुनती है, जनता अपने विश्वास से चुनती है, और जनता का स्नेह और विश्वास ही लोगों को नायक बनाता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि किसी व्यक्ति को नेता कोई नहीं बनाता, न दल बनाता है, न नेता बनाते हैं। व्यक्ति को नेता जनता बनाती है, और जनता अगर राहुल गांधी जी को नायक बनाएगी तो निश्चित रूप से उनको उतना विश्वास, उतना स्नेह मिलेगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज की परिस्थिति में तो उनकी पार्टी में भी उनको नायक ऐसा मानना, ये भी अभी इसको लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।